नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर। वो है प्री नप्शल एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में प्रेनप कहा जाता है। अब दोस्तों जरा सोचिए, शादी होने वाली है, शादी का एक्साइटमेंट है, लेकिन डिवोर्स यानी तलाक, एलिमनी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जैसे टॉपिक पे बात करना कितना अजीब, ऑकवर्ड लगता है ना। शुभ काम में अशुभ बातें हम क्यों करें, यही सोचकर हम ये बातें अवॉइड कर देते हैं। पर रुकिए, शादी जन जन का बंधन होती है क्या सच में? मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट जो सितंबर 2024 में पब्लिश हुई है बताती है भारत में कितनी तेजी से डिवोर्स बढ़ रहे हैं, और ये डिवोर्स अर्बन रूरल के गैप को भी कम कर रहे हैं, यानी चारों तरफ डिवोर्स एक ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। हमने ग्राउंड ऑफ डिवोर्स पर एक वीडियो बनाई है जिसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। क्या प्रेनप एग्रीमेंट इंडिया में लीगली इन्फोर्सेबल माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? तो इसको हमें भारतीय कानून और केस के नजरिए से देखना होगा। भारतीय कानून में शादी एक संस्कार, एक सैक्रामेंट है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सच में ऐसा है? हम इस वीडियो में समझेंगे क्या इंडिया में प्रेनप इन्फोर्सेबल है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रेनप की कोई लीगल वैलिडिटी है, इंडियन कोर्ट्स इस पे क्या कहते हैं, और हम कैसे प्रेनप या किसी भी नाम से डॉक्यूमेंट बना लें जो शादी में भविष्य में होने वाली समस्याओं को हल कर सकता है। तो हमारा डिस्कशन प्रीनप या किसी भी डॉक्यूमेंट से होने वाला है जो हमारी फ्यूचर में होने वाली समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। आज हम स्टैट्यूट, प्रोविजन, केस लॉ और रियल लाइफ सिनेरियो के जरिए समझेंगे मिथ और रियलिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या है प्रीनप्शल एग्रीमेंट? दोस्तों, प्रीनप एग्रीमेंट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जो शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ के बीच फाइनेंशियल राइट, प्रॉपर्टी ओनरशिप, फ्यूचर में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, और खासकर जब डिवोर्स या सेपरेशन की स्थिति आ जाए। दोस्तों, प्रीनप एग्रीमेंट या प्रीनप में क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं? तो देखिए, प्रॉपर्टी डिवीजन की हम बात कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ की क्या क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगे। एलिमनी, सेपरेशन की स्थिति में एलिमनी मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होगी, अगर कोई डेट है तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होगी। और चाइल्ड कस्टडी, चूंकि चाइल्ड कस्टडी गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कवर होता है, और कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये बोला है चाइल्ड का वेलफेयर, चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी निगोशिएशन या कुछ भी समझौता नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल आता है दोस्तों हमारे मन में, लीगल वैलिडिटी क्या है प्रीनप्शल एग्रीमेंट की? प्रीनप की लीगल वैलिडिटी क्या है? क्या इंडिया में प्रेनप एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? तो हम इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता इन्फोर्सेबल जब ही होगा जो फ्री कंसेंट से बना हो। ये सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। उसका ऑब्जेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एग्रीमेंट में कोई भी ऐसा क्लॉज ना हो जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। ये सेक्शन 23 और 25 में डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते हैं। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होना चाहिए, यानी कि शादी से पहले दोनों पार्टी अपनी सहमति से, विदाउट किसी प्रेशर के एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एक वैलिड चीज है, ये होती है। अगर आप कर रहे हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि आप दोनों के बीच में फ्री कंसेंट है। दोनों पार्टी एग्रीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में डिफाइन किया गया है, यानी कि दोनों पार्टी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी बात ना हो जो किसी भी इंडियन लॉ का वायलेशन करती है। अब जैसा कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बिना किसी कंसिडरेशन, यानी लेन देन के किया गया कोई भी एग्रीमेंट
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंसिडरेशन कौन कौन से लॉफुल होते हैं। तो सबसे पहला, जो कानून लॉ के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड ना हो वो कंसिडरेशन वैलिड होता है। किसी भी लॉ के पर्पस को डिफीट ना कर रहा हो, यानी कि कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट से ना हो जो लॉ के किसी पर्पस को डिफीट कर रहा हो। तीसरा, किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन में ना हो जो इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। प्रीनप एज सच किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, आप समझिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझिए, प्रीनप लॉ से प्रोहिबिटेड नहीं है। इंडिया का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो प्रीनप्शियल एग्रीमेंट को प्रोहिबिट यानी रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो। इसमें ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करे। कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्या कोई भी ऐसा कानून के उद्देश्य को प्रीनप उल्लंघन कर रहा है? तो हम समझते हैं। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट करीबी यानी क्लोज रिलेशन के बीच में हो रहा है और राइटिंग में है तो वो वैलिड माना जाएगा, बशर्ते उसमें कंसिडरेशन यानी मॉनेटरी या किसी भी तरीके का लेन देन नहीं है। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। पति पत्नी शादी से पहले करीबी रिश्तेदार क्लोज रिलेटिव की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए प्रेनप कानूनी रूप से इस आधार पे वैलिड नहीं होगा। देखिए, अगर प्रीनप हो रहा है तो कंसिडरेशन की तो बात हो नहीं रही है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या किसके राइट्स होंगे, कैसे डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। चूंकि वो दोनों मैरिड है नहीं तो पति पत्नी की श्रेणी में आ नहीं रहे हैं, तो क्लोज रिलेटिव नहीं है, और क्लोज रिलेटिव नहीं है तो कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हवाला दे रहे हैं, अगर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, और उन्होंने कहा है कोई भी प्रीनप जो आपको आपके कानूनी अधिकार जैसे आप मुकदमा दायर कर सकते हैं आदि से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो मान्य नहीं होगा। ज्यादातर प्रीनप के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, और ए पार्टी बी पार्टी के ऊपर कोई भी केस किसी भी तरीके का, चाहे मेंटेनेंस का हो चाहे एलिमनी का हो, केस दाखिल नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 28 रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को जो वो ये बोलता है कि आप किसी भी तरीके का अपना लीगली राइट इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं है और जैसे कि पार्टी रिलेशन में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। तो हमारा ये समझना है कि 28 से पहले ही 25 के द्वारा एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता है। तो इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आप अपने समझौते में किसी भी पार्टी को केस दायर करने से रोकने वाली कोई भी कंडीशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल ना करें। दोस्तों, सबसे पहले कुछ हम मिथ को समझ लेते हैं, फिर हम प्रीनप के सॉल्यूशन को समझेंगे। आपके हस्बैंड के फादर यानी आपके इन-लॉज की संपत्ति भी मेंटेनेंस में गिनी जाती है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। केवल और केवल आपके हस्बैंड की इनकम एसेट्स को ही गिना जाता है। इसी तरीके से पत्नी के माता पिता की भी संपत्ति को नहीं कंसीडर किया जाता है जब मेंटेनेंस अवॉर्ड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन के केस में यह स्पष्ट कर दिया और ये साफ साफ बोला है कि मेंटेनेंस अवार्ड करते टाइम पति के माता पिता की प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब दूसरा एक मिथ चल रहा है प्रेनप में ये लिखवाना कि कोई भी पार्टी के जो माता पिता हैं उसका किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं होगा, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एलिमनी के लिए डिसाइड नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, मेंटेनेंस पति पत्नी के बीच में तय होता है, ना कि उनके माता पिता के आधार पर। और अगर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस है तो उसको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। तीसरा एक
मिथ चल रहा है शादी में हुआ खर्चा मेंटेनेंस जब आप मांगते हैं तो उसके दौरान वो गिना जाता है, तो समझिए दहेज लेना और देना दोनों प्रोहिबिटेड है। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है। सेक्शन 23 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझिए। शादी में हुआ खर्च, दहेज में दिया हुआ, प्रीनप, पोस्टनप या किसी भी मेंटेनेंस के मामले में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एक और मिथ आता है प्रीनप पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं लेगा। दोस्तों ओएनजीसी वर्सेस सॉ पाइप्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक पॉलिसी की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है और ये समय और जनरेशन के हिसाब से बदलती रहती है। कोर्ट ने यह भी कहा पब्लिक पॉलिसी की नैरो या डिटेल डेफिनेशन इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे किस केस में लागू किया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम देख सकते हैं प्रीनप पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं माना जाएगा। वैसे भी दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पब्लिक पॉलिसी की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। दोस्तों एक और गलतफहमी बीच में आती है कि पत्नी पति से तलाक के समय आधी संपत्ति मांग सकती है। तो मैं यहां पे एक रजनीश वर्सेस नेहा सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2020 का केस है उसको बताना चाहूंगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड में गाइडलाइन दी है मेंटेनेंस की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मेंटेनेंस किस आधार पे दिया जा सकता है। तो ये मानना कि तलाक के समय पत्नी पति का आधी प्रॉपर्टी मांग सकती है और उसको आधी प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 23 में साफ साफ बताया गया है कि मेंटेनेंस किस क्राइटेरिया पर डिसाइड होगा। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ज्यादातर मामलों में पत्नी को केवल 5 से 10 हजार का महीना मेंटेनेंस मिलता है जब पति की सैलरी 1 लाख से ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि कई बार पति इस आदेश के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पत्नी को एक और एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। और हाँ दोस्तों, पत्नी ही नहीं पति भी मेंटेनेंस का क्लेम कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है। मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड, हाँ आपने सही सुना, मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप ऊपर दिए गए आई बटन लिंक में देख सकते हैं। रामविलास वर्सेस अनीता ये 2009 का केस है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा पत्नी मेंटेनेंस के राइट को किसी भी एग्रीमेंट से समाप्त नहीं कर सकती है जिसमें ये लिखा हो कि पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं करेगी। तो ये मिथ कि प्रीनप में आप ये डाल देंगे कि पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं करेगी और पति भी सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मेंटेनेंस मांग सकता है उसका दावा नहीं करेगा, ये सरासर गलत है। दोस्तों अब हमने प्रीनप समझ लिया, उसके मिथ समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम इसके सोल्यूशन समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो देखिए एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बनाइए शादी से पहले, दोनों पार्टी अलग अलग बनाएंगी, उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करें, विटनेस करवाएं, उसमें सारे प्रूफ लगाएं और उसमें क्या क्या हो सकता है उसमें बताएं, पार्टीज की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्या जॉब करती हैं, क्या इनकम है, उनके पास क्या क्या असेट्स हैं और उनकी क्या क्या टेंटेटिव वैल्यू है, आपका क्या लिविंग स्टैंडर्ड उससे डिफाइन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको भी बताया है मेंटेनेंस का अमाउंट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 23 से कवर्ड होता है। तो इस डिक्लेरेशन से आपको अल्टीमेट हेल्प मिलेगी। दूसरा, आप शादी के तुरंत बाद, जैसा बहुत लोग करते हैं, पहले वो स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको कोर्ट मैरिज कहा जाता है उसके अंतर्गत शादी करते हैं और फिर वो ट्रेडिशनल धूमधाम वाली शादी करते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल शादी भी करते हैं, वो पहले से एग्रीमेंट बना के रख सकते हैं जो कि वो शादी के तुरंत बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप समझिए शादी के तुरंत बाद जो एक क्लॉज था, आप रिलेटिव नहीं है, आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं है तो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। तो आप एक मसौदा तैयार कर सकते हैं और शादी के बाद उसको आप साइन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात समझिए, अगर पति पत्नी
के बीच में शादी से पहले प्यार है, जैसे लव मैरिजेस होती हैं, तो वो बंदा आपकी खुशी और आपकी सिक्योरिटी के लिए, और पत्नी पे भी ये लागू है, उस पे साइन करेगा, उसमें टर्म एंड कंडीशंस को डिसाइड करेगा, डिस्कस करेगा। और अगर वो अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज में तो हम सबको पता है सब कुछ अरेंज होता है, शादी कहाँ होगी, कितने लोग आएंगे, कौन सा बैंड आएगा, क्या ड्रेस, सब कुछ अरेंज होता है, सब कुछ डिसाइड होता है। तो एक ये चीज भी डिसाइड कर लीजिए आप कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, और उसको एक एग्रीमेंट का फॉर्म दीजिए और शादी के तुरंत बाद उसको साइन करिए। तो बनाइए आप जो बनाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप डॉक्यूमेंट बनाइए, क्लॉजेस को लीगली वैलिड रखिए, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझिए। मैं सबको बोलता हूं और ये बहुत जरूरी है, इसको पीसफुल फ्यूचर डॉक्यूमेंट के नाम से मैं कहता हूं, क्योंकि याद रखें पैसा गॉड नहीं है, लेकिन आजकल गॉड से कम भी नहीं है। शादी में चाहे कोई भी विवाद किसी भी चीज से शुरू हो, पर शादी का हर विवाद अंत पैसे से ही होता है। गोवा का एक सिविल कोड है, पुर्तगीज सिविल कोड 1867, उसका आर्टिकल 224 है, वो पावर ऑफ फैमिली काउंसिल की बात करता है। उसमें एक सब आर्टिकल 18 है, उसमें प्री नप्शल एग्रीमेंट का जिक्र किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कि गोवा में प्री नप्शल एग्रीमेंट वैलिड होता है। एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, सोल्यूशन है ये दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, जैसा हम समझते हैं, हमने म्यूचुअल कंसेंट पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन पे एमओयू यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कहें तो मैंडेटरी होता है। तो ये एक एग्रीमेंट शादी के पहले से आप बना के रख सकते हैं, और उसको शादी के बाद अगर आपका डिवोर्स होता है तो उसको एज ए एविडेंस आप लगा सकते हैं। शादी के बाद भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कोई भी इनवैलिड क्लॉज ना रखें उसमें। और सेटलमेंट एग्रीमेंट को कंटेस्टेड डिवोर्स में भी आप एविडेंस के रूप में लगा सकते हैं। मैं आपको लॉ बताता हूं, सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, ये आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट की परमिशन के साथ दाखिल कर सकते हैं, और कोर्ट को यह पावर देता है कि उसके आधार पर आपको रियायत या फैसला दे सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट लॉ के हिसाब से इनवैलिड ही क्यों ना हो। आपने सही सुना, अगर कोई डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं भी है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बना है, तो एज एविडेंस वो कोर्ट में यूज हो सकता है। तो अगर आपने प्रीनप एग्रीमेंट बना लिया है, भले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं लिया है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, फिर भी वो सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत एज एविडेंस कोर्ट में सबमिट हो सकता है। यहां पे मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा, सुनीता वर्सेस देवेंद्र देवप्रू, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है 2016 का। कोर्ट ने कहा प्रीनप लीगली बाइंडिंग भले ना हो, लेकिन इसमें जो डिस्क्लोज फैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोर्ट उसको रेफर कर सकता है। मैं एक और केस डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों आपसे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनु सुखराय मोरे के केस में हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने कहा अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसी भी प्री नप्शल एग्रीमेंट के तहत, तो कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है। जो भी अंडरटेकिंग प्री नप्शल एग्रीमेंट में है, वो कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है अगर वो लीगली जस्टिफाइड है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा किसी एडवोकेट जानकार से प्रोफेशनल एडवाइस लें और उससे प्री नप्शल एग्रीमेंट को डिस्कस करें, ताकि आपकी टर्म एंड कंडीशंस ठीक रहें। याद रखें, प्री नप्शल एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, उसके कुछ क्लॉजेस उसको इनवैलिड बना देते हैं, उनको आपको समझने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीगली अवेयर रहिए। नमस्कार।